गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ इमोशन के बारे में, कौन कौन से हमारी इमोशन के स्टेजेस हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन, हमारी लाइफ में इमोशन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेप टू कंट्रोल इमोशन, हम हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर वो नेगेटिव इमोशन हो या पॉजिटिव हो। स्टेजेस में आ जाता है आपका पॉजिटिव में लव, जॉय, लाफ्टर, हैप्पीनेस। उसका नेगेटिव में आएगा आपका फेयर, सैडनेस, एंगर और सरप्राइज। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस में देखेंगे क्या क्या इनका इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव इमोशन में है से जॉय आपका, फिर लव, लाफ्टर और होप, है ना। ये किस में आता है आपका पॉजिटिव में। जॉय और हैप्पीनेस है सैड एंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर। देयर इज सेंस ऑफ वेलबींग, इनर पीस, लव, सेफ्टी एंड कंटेनमेंट। देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्टिविटी, जस्ट चेयरफुलनेस आर द सेकेंडरी इमोशन। प्राइमरी में क्या आ जाता है आपका, किसी भी पार्टिकुलर चीज को लेकर आप सेटिस्फाई हो, वहां पर हैप्पी हो, है ना। आपका जो भी वर्क है आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप इवेंट को एंजॉय कर रहे हो, तो ये किस में आ जाता है आपका प्राइमरी इमोशन में। पार्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर कोई भी इवेंट हो रहा है या कहीं पर भी आप घूमने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, फिर एंजॉय करते हो, आपका इनर पीस होता है, उसमें सेटिस्फाई होता है, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आ जाती है जॉय के अंदर। और सेकेंडरी में क्या आता है आपका चीयरफुलनेस, इट्स सेकेंडरी इमोशन। उन सबको लेकर आप क्या करते हो, जैसे कि हम एग्जांपल जैसे हम क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं ना, स्टेडियम में जाते हैं तो फिर हम एक चीयर अप करते हैं ना, एक आवाज़ वगैरह निकालते हैं, डांस वगैरह करते हैं, तो ये क्या किस में आ जाता है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उस चीज़ को लेकर हमारा जो इंटरनल इमोशन हो गया प्राइमरी, वो क्या हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर आ गया। उससे जो हम मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल लेवल पर, वो किस में आ जाता है हमारे सेकेंडरी में, है ना। हमारी बॉडी के ऊपर हम डांस कर रहे हैं ना, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किस में आ गया हमारे सेकेंडरी में। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड नंबर का लव। लव अराइज फ्रॉम द फीलिंग ऑफ profound one sense. Love can be romantic, religious, or familial. Affection and lust are secondary emotion. लव जो होता है वो कैसा हमारा होता है, अराइज फ्रॉम द फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड वन सेंस। किसी भी चीज को लेकर के आपकी डीप फीलिंग है, उससे हमारा लव क्या होता है, अराइज होता है ना। ये क्या हो सकता है आपका देश के प्रति भी आपका लव हो सकता है, आपकी फैमिली के प्रति भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के, एनिमल्स के लिए भी, पार्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर भी आपका रिलीजियस हो गया, है ना, हो सकता है। लव मीन्स ये नहीं सिर्फ रोमांटिक ही आपका लव होना चाहिए, है ना। रिलीजियस के प्रति हो सकता है, देश के प्रति हो सकता है, कोई एनिमल है उसके प्रति भी आपका हो सकता है। और जो सेकेंडरी इसमें इमोशन आता है ये किस में आ जाता है आपके प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या आएगा, लव, अफेक्शन एंड लस्ट आर द सेकेंडरी इमोशन। अब हमारा उसके साथ साथ क्या, एक अफेक्शन भी कनेक्ट रहता है, एक हमारी कनेक्टिविटी रहती है। और सेकेंडरी में क्या आ जाता है, लस्ट हमारा। तो ये प्राइमरी में आता है आपका लव, जो कि आपका प्रोफाउंड वन सेंस, मतलब आपकी किसी भी चीज़ को लेकर के डीप फीलिंग है, उससे आपका एराइज होता है। ये आपका देश के प्रति हो सकता है, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी भी एनिमल्स के लिए हो सकता है, पार्टिकुलर किसी भी जगह के लिए आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लाफ्टर, सम ऑफ द फिजिकल बेनिफिट ऑफ लाफ्टर आर, कुछ हमारे लाफ्टर होते हैं, हंसने से भी हमारे बेनिफिट होते हैं, जैसे इंक्रीज मस्कुलर टोन एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। आप हंसते हो जिससे भी आपका मसल्स वगैरह का टोन वो है इम्प्रूव होता है, मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। इंक्रीज स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सीबीएस, सेंट्रल बीनस सिस्टम। तो ये क्या करता है, हमारा स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको भी एक्टिवेट करता है। जैसे हम हंसते हैं, एंजॉय करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम थोड़ा हैप्पी होते हैं और हमारा जो सैड मोमेंट है उसको हम भूल जाते हैं ना। तो हमारी जो सीएनएस की एक्टिविटी है उसको भी ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती है, एंटी इम्यून सिस्टम होता है, उसको भी ये इंक्रीज करता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हंसते मुस्कुराते रहो, हैप्पी रहो, तो बीमारियां भी नहीं होती है ना। ऐसा मतलब साइंटिफिकली भी 90% लोग यदि जो बीमारी का रीजन है 90% वो क्यों होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को लेकर के एंजाइटी में रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसकी वजह से होता है, साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से होता है। और उसी की जगह यदि हम पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचें उसके प्रति, तो वो डिसीज़ वगैरह का होने का चांस कम हो जाता है। जो 90% डिसीज़ होती है वो साइकोलॉजिकली कॉजेस की वजह से होती है।
डिक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन्स, जो हार्मोन का लेवल है, इस कौन से लेवल, डिक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही हो गया हमारा सीरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। तो ये जो हार्मोन है हैप्पी हार्मोन है, तो इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो सैड हार्मोन है उनका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इम्प्रूव यूर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में भी इम्प्रूव करने के लिए बेटर होता है। यदि आप किसी से अच्छे से हंस के मुस्कुरा के बात करोगे तो रिलेशनशिप आपका अच्छा बनेगा। उसी जगह आप उससे गुस्से में बात करोगे तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा ना। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंस होता है। होप, अगला पॉइंट है, इफ़ यूर लाइफ हैज़ होप, पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल, देन यू विल बी हैप्पियर एंड हेल्दियर। यदि आपकी लाइफ में होप है, इफ़ यूर लाइफ हैज़ होप, पर्पस एंड मीनिंग, आपकी लाइफ में एक मीनिंग है, एक पर्पस है, तो आपकी एक होप रहती है, एक आशा रहती है कि यार भाई मुझे ये चीज़ अचीव करना है या मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, तो आप उसके लिए क्या रहते हो, कि हैप्पी रहते हो और हेल्दी रहते हो। पार्टिकुलर आपको एक होप है कि भाई मुझे एक उम्मीद है कि मुझे यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसी वर्क को लेकर के, आप एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल कुछ भी लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हो, तो वैसे ही आप उसमें हैप्पी और हेल्दी रहते हो। इतना समझ आया। ये पॉजिटिव के अंदर आ जाता है हमारा। अभी देखेंगे हम नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन आपका फर्स्ट है फियर। इट इज रिस्पॉन्स टू some danger that is about to happen. It is survival mechanism that is reaction to some negative stimulus. Nervousness and horror are secondary emotion. fear, जैसे किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में फियर है ना, तो एक क्या होता है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। कोई डेंजर चीज आपको दिख गया, कोई खतरनाक कोई चीज दिख गया, तो आपको उससे क्या होता है, फेयर होता है ना, डर रहता है हमको। तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कि रिएक्ट करता है हमारी कुछ नेगेटिव सिचुएशन पर। जैसे कि इससे क्या होता है, आपको नर्वसनेस होता है और फेयर और एंजाइटी आती है। फिर आप क्या करते हो, सेकेंडरी में आपका आ जाता है हॉरर। हॉरर मतलब आपको वहां से डर लगता है और आप सोचते हैं मैं कैसे इस चीज़ से फिर स्केप करूं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, देखो भाई आपको एक कुत्ते से डर लगता है, आपने कुत्ता देखा, कुत्ता आपको भौंक रहा है, आपको काटने की दौड़ रहा है, तो वहां पर आप सोचोगे कि भाई अब मुझे इसके साथ फाइट करना है, लड़ाई करना है, इसको मारना है डंडा उठा के, या कैसे मुझे यहाँ से मेरी जान बचा करके भागना है ताकि ये मुझे काट ना सके, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो सर्वाइवल मैकेनिज्म हो गया, और किसी भी डेंजर चीज को लेकर हमारे जो मन में रिस्पॉन्स आ रहे हैं उस चीज को लेकर के हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो हो गया। और जो सेकेंडरी आता है इसमें इमोशन, नर्वसनेस एंड हॉरर, है ना। नर्वसनेस होते हैं और हम उस चीज को लेकर के डर जाते हैं एकदम कि भाई अब आगे क्या करूं, है ना, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये आ जाता है आपके फेयर में। फिर दूसरा हमारा सैडनेस। इट इज द नेसेसरली रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ लॉस एंड डिसएडवांटेज। फिर आपको कब आता है, जब आपका किसी कोई आपका संबंध लव वन लॉस हो जाए, या किसी चीज में आपको कुछ लॉस हो जाए, या किसी चीज से आपको डिसएडवांटेजेस हो जाए, तब आपको क्या होता है, दुख होता है, सैड होता है ना। जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलना, तब भी आपको दुख होता है, उसका डिसएडवांटेज होना। इफ दिस फीलिंग drowns the person, it may lead to state of depression, disappointment and shame are the secondary emotion. ये जो फीलिंग होती है, इट मे बी लीड टू स्टेट ऑफ डिप्रेशन। एक इसकी वजह से क्या होता है, बाद में हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, यार मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिला, है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या कोई हमारी फैमिली में कोई लव वन लॉस हो गया तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में हम क्या करते हैं, बार बार रिपीटेटिव सोचते हैं, तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये इसमें यही बताया कि इट लीड टू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इसकी वजह से हम बाद में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पहले तो सिर्फ एक इमोशन होता है और हमको बाद में सिम्टोमेटिक डिसीज भी कॉज कर सकती है। डिसअपॉइंटमेंट एंड सेम, इट्स द सेकेंडरी इमोशन। सेकेंडरी क्या आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट एंड सेम, है ना। जैसे आपको भाई एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना चाहिए था और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्या होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा और थोड़ा सा गिल्ट सेम भी महसूस होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, पहले ही मैं पढ़ लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते, है ना। तो आपका सैडनेस होता है उसमें, ये सेकेंडरी इमोशन में आता है आपका डिसअपॉइंटमेंट एंड सेम, शर्माना, है ना, गिल्ट महसूस होना, शर्माना। और ये आता है आपका सेकेंडरी में। फर्स्ट क्या है आपका सैडनेस है, सैडनेस के अंदर आ गया आपका डिसएडवांटेज, किसी भी चीज़ को लेकर है, कुछ चीज़ लॉस हो गया वो हमको मिला नहीं।
उसके बाद आता है आपका एंगर। एंगर क्यों आता है? गुस्सा, गुस्सा क्यों आता है? बुक मिल गई क्या सबको? किसी किसी को मिल रहा है क्या? क्यों आता है मीरा? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? हाँ, अच्छा, और कोई गुस्सा क्यों आता है? हम्म, क्या? हाँ, गुड। और क्यों आता है गुस्सा? ऑब्जर्व किया कभी क्यों आता है गुस्सा? क्यों आता है गुस्सा? हाँ, एंगर, गुस्सा, इट इज इवोक ड्यू टू इनजस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलेशन, नेग्लिजेंस और बिट्रायल। क्यों आता है हमको गुस्सा? इट इज, ये क्यों हो जाता है ना, क्यों हमारा गुस्सा आता है? इनजस्टिस, हमारे साथ कुछ इनजस्टिस को मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे साथ नहीं हुआ हो, है ना, हमारे साथ कुछ जस्टिस, इनजस्टिस, जस्टिस को क्या बोलेंगे? न्याय, है ना। तो हमारे साथ मतलब जैसा हम चाहते थे हमारे साथ अन्याय हुआ हो, है ना, इनजस्टिस मतलब अन्याय हुआ हो, तब हमको क्या आएगा? गुस्सा आता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, यदि हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ह्यूमिलेशन, किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो, है ना, हमको नीचे दिखा दिया हो, हमारे उसको ठेस पहुंचाई। नेग्लिजेंस मतलब हमको अवॉइड कर रहे हो, हमको नेग्लेक्ट कर रहे हो, तब हमको गुस्सा आता है ना। उसके बाद दूसरा है हमारा बिट्रायल, हमारे साथ किसी ने विश्वासघात किया हो, विश्वासघात समझते हैं, है ना, तो तब हमको गुस्सा आ जाता है ना। कोई बोलता है ना, तुम मेरे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, है ना, तो हमको गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर। तो नेग्लेक्ट कर रहा है कोई, हमको विश्वासघात कर रहा है हमारे साथ, ह्यूमिलेशन, हमारा अपमान कर रहा है और हमारे साथ अन्याय कर रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है? हमको गुस्सा आता है फिर उनके ऊपर। If the anger is active, the individual attacked and target verbally or physically। यदि आपका जो एंगर है, गुस्सा है, वो यदि एक्टिव फॉर्म में है, आप क्या करोगे? इंडिविजुअल के ऊपर अटैक करोगे सॉरी, और उसको टारगेट करोगे, या वर्बली और फिजिकली उसको टारगेट आप कर सकते हो, उसके साथ मार पिटाई भी कर सकते हो, उसको गाली दे सकते हो, गाली गलौज उसके साथ कर सकते हो, है ना, उसके साथ आर्गुमेंट कर सकते हो। इफ द एंगर इज पैसिव, यदि आपका एंगर पैसिव है, द पर्सन साइलेंटली sulk एंड फील टेंशन एंड हॉस्टिलिटी। यदि आपका एंगर पैसिव है तो आप क्या करोगे? साइलेंटली वो जो पर्सन है उससे क्या हो जाओगे? नाराज हो जाओगे, उसके साथ बातचीत नहीं करोगे, और एंड फील टेंशन एंड हॉस्टिलिटी, और टेंशन फील करोगे थोड़ा सा, और उसको उसके प्रति आप हॉस्टिलिटी मतलब एक शत्रुता, एक दुश्मनी उसके प्रति फील करोगे, है ना। आप मतलब ऐसा फिजिकली उसको मारोगे पीटोगे नहीं ना, आप उसको गाली दोगे, सिर्फ आप साइलेंटली उधर से चले जाओगे, और थोड़ा सा आपको टेंशन होगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, और आप टेंशन फील करोगे, और उसके प्रति थोड़ा सा आपके मन में शत्रुता मतलब बुरा लगेगा आपको उसके प्रति, आप बुरा बुरा मन में ही बोलोगे पर उसको नहीं बोलोगे, है ना। इसमें ऐसा हो रहा है पैसिव वाले में। और जो एक्टिव वाले में था उसमें आप फिजिकली और वर्बली भी उसके साथ मार पिटाई भी कर सकते हो, गाली वाली भी दे सकते हो, और ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है ना, तो इतना भी इसमें हो सकता है। इट इज सेकेंडरी इमोशन आर रेंज, इरिटेशन एंड डिस्गस्ट। सेकेंडरी इसमें इमोशन क्या आता है एंगर में आपका? सेकेंड इमोशन इरिटेशन एंड डिस्गस्ट। इरिटेशन, आप उस चीज़ से इरिटेट हो जाओगे, डिस्गस्ट मतलब आप उस चीज़ से घृणा करने लग जाओगे, है ना, जो भी पर्सन है उसको आप हेट करने लग जाओगे। आया समझ इसमें? फिर सरप्राइज, इट मीन्स द शोविंग अप ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सरप्राइज कब होता है? तब आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ रिजल्ट मिल जाए, है ना, जैसा आपने सोचा नहीं था, अचानक से आपके साथ कुछ वैसा हो जाए तो आप क्या होते एकदम से सरप्राइज हो जाते हो, है ना। जैसे कोई ना आपको किसी को आपने सोचा कि यार मेरा बर्थडे है और इसका तो कुछ याद ही नहीं होगा, और वो आता है और आपको बढ़िया सा गिफ्ट ला के देता है ना, तो आप क्या होते हैं? एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हो कि इतना कैसे हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? आपका सरप्राइज हो गया। इट इज अकम्प्लिश बाय द राइजिंग ऑफ आईब्रोज। आपकी जो आईब्रोज एकदम ऐसी खुल जाती हैं, आप एकदम अचानक से
देखने लग जाते हो, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ फोरहेड, आपके जो फोरहेड है उस पर इधर लाइन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओपन माउथ, वाइड ओपन आईलिड्स एंड सो ऑन, है ना। आपका जो माउथ है ओपन हो जाता है, वाइड ओपन आईलिड्स वगैरह में एकदम से आप चौंक जाते हो, सरप्राइज होते हो, तो आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, है ना। ग्रुप पर वगैरह डालना था शायद, वो वाले ग्रुप पर जो भी होंगे उस पर, तो हमारा एक अलग ही उसमें फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है ना। तो ये सब हमारा इसमें स्टेजेस ऑफ इमोशन में था, इतना समझ आया होगा सबको। फिर हम अगला देखते हैं इसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन और हाउ टू कंट्रोल ऑफ इमोशन। इतना समझ आया, मतलब इतना उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, बस ये याद रखो कि क्या क्या उसके अंदर है। जॉय है हमारा, पॉजिटिव में लव, लाफ्टर और होप, फियर, सैडनेस, एंगर और सरप्राइज। सरप्राइज नेगेटिव में क्यों आया? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके लिए उसको हमने नेगेटिव इमोशन में रखा है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन, इमोशन का भी क्यों इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए भाई, इमोशन तो चाहिए, है ना। यदि आपको सर्वाइवल करना है, किसी भी के प्रति आपको हेट है, लव है, एंगर है, जॉयफुल है, चीयरफुल हो, सेटिस्फाई हो, तो एक इसमें आ रहा है सब हमारा इमोशनल है, फीलिंग है, ये नहीं रहेगी तो हमारा सर्वाइवल भी कैसे पॉसिबल होगा, है ना। हम किसी को फ्रेंडशिप भी कैसे करेंगे, किसी के साथ हम रिलेशनशिप भी नहीं बना पाएंगे। कोई बोल रहा है कि यार मुझे इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो, उसका दर्द भी महसूस नहीं कर पाएंगे, उसके प्रति सिंपैथी एम्पैथी नहीं होगी, है ना। पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए सर्जरी कर देंगे, है ना, बिना उसको इंजेक्शन लेंगे और लगा देंगे। तो ये हमारे अंदर क्या होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, इमोशन होगा तो हम उसको समझ पाएंगे कि भाई इसको दर्द हो रहा है ना। नहीं तो दर्द ही नहीं समझेंगे उसका, है ना, रोबोट के जैसे काम करेंगे, किसी के फीलिंग दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। तो इमोशन भी सर्वाइवल के लिए होना जरूरी है। नेचर डेवलप अवर इमोशन ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवेल्युएशन, जो इवेल्युएशन का थ्योरी था तभी हमारा इमोशन ने मिलियन ऑफ ईयर पहले डेवलप हो गया था। एज ए रिजल्ट अवर इमोशन हैव द पोटेंशियल टू सर्व एज टोटली ए डेलिकेट एंड सोफिस्टिकेटेड इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। Our emotion alert us when natural human need is not being met. For example, when we afraid our need for satisfy is unmet, when feel rejected, it is our need is acceptance with। यदि किसी भी चीज़ को लेकर के हमको हमारा जो नीड है वो यदि हमको मिल जाता है तो हम क्या होते हैं, उससे हैप्पी हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसी की जगह हमारी जो नीड है, कोई भी चीज़ को हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलता है, फिर हम क्या होता है उसमें सैड हो जाते हैं, थोड़ा सा डिससेटिस्फाई उस चीज़ को लेकर के हो जाते हैं। तो हमारे सर्वाइवल के लिए भी इमोशन हमारा होना जरूरी है। ये पोटेंशियल होता है टू सर्व टुडे एज डेलिकेट एंड सोफिस्टिकेटेड इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। और जो भी हमारी नेचुरल नीड है, मतलब मैंने भी बताया कि किसी चीज़ को लेकर के हमारा इमोशन उसके साथ कनेक्ट है, वो मिलता है तो हम एक अलग ही हैप्पीनेस होता है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या इंपॉर्टेंस का, अवर इमोशन आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अवर इमोशन हेल्प अस डिसीजन स्टडीज सो दैट व्हेन पर्सन इमोशनल कनेक्शन आर serve as the brain, he cannot make even simple decision by because he does not how he will feel about his choice। इस स्टडी के हिसाब से पता चला है कि यदि हमारा इमोशनल का जो कनेक्शन है किसी के साथ यदि ज़्यादा है, ज़्यादा डीप कनेक्शन है, तब भी हम क्या करते हैं, हम मतलब कि जो प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए हम वैसा डिसीजन नहीं ले पाते। हम क्या करते हैं, इमोशन में आकर के डिसीजन ले लेते हैं, है ना, कि भाई जो हमको नहीं करना चाहिए हमने वो चीज़ें भी कर लिया, इमोशनल में आ गया, इमोशनल अत्याचार हो गया हमारे ऊपर, है ना। एक गाना भी है ऐसा कुछ करके कि तौबा तेरा इमोशनल अत्याचार,
है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इमोशनल में आ जाके हमने क्या किया, वो डिसीजन ले लिया जो हमको नहीं करना था, हमने वो चीज़ें भी कर ली। जैसे पहले बताया था कि भाई कुछ जैसे भाई वो कसिनो में गया, है ना। कसिनो में उसने पहले 500 रुपये लगाया, फिर 5,000 लगाया, फिर 50,000 लगाया, फिर लाख रुपए लगा दिया। उसने कहा चलो भाई अभी नहीं, अभी वापस आएगा, ये लॉस हुआ इसको कैसे रिकवर करूँ, ये मेरा पैसा चला गया, इसको रिकवर करना है जिससे मुझे डबल लगाना पड़ेगा। फिर लगा दिया, बाकी सोचा नहीं कि यार भाई मैंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, क्या किया है। बस उसने सोचा कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी अर्ली सक्सेस चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, है ना। तो ये लॉजिक उसने कुछ लगाया नहीं, सिर्फ इमोशनल डिसीजन लिया कि भाई मुझे जल्दी से वो चीज़ चाहिए। तो उसने पैसा लगाते गया, बाद में क्या हो गया, जब जीरो हो गया तो उठ के घर आ गया, है ना। तो सट्टा में भी जनरली हम ऐसे ही करते हैं, सट्टा लगाते हैं जो गैम्बलिंग वगैरह करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम एक इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं वहाँ पर। वैसे एक बार मेरे साथ हुआ, तब मैं 2020 की बात है, जब इतना ज़्यादा इधर था भी नहीं, तो पहले पहले मुंबई आया था। तो मेरे साथ एक ब्रदर काम करता था, उसको दारू पीने की, ड्रिंक करने की आदत थी। अब जो ड्रिंक करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनके पास भले ही पैसा भी ना हो, पर उनको दारू पीना, तो पैसा कहीं ना कहीं से उनके पास आ जाता है शाम तक, है ना। शाम को एक पौवा उनको चाहिए। तो उसने मेरे को बोला, तो मैं भी नया नया था और मतलब मेरे ही साथ काम करता था। मैंने बोला कि ब्रदर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है और अर्जेंट इमरजेंसी चाहिए, तुम दे दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने भी चलो थोड़ा सा, उस समय इमोशनल इतना स्ट्रांग भी नहीं थे, थोड़ा मैंने कहा इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब और अपना 500 रुपये से इसकी हेल्प हो रही है, मेरे पास पैसे थे भी उस समय, तो सैलरी वगैरह आई थी तभी, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। और बाद में फिर मुझे पता चला 2-4 दिन बाद कि भाई ये ड्रिंक करता है और दारू पीता है। तो मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इसको पैसा दिया, हालांकि वो पैसा तो नहीं मिला, पर यदि वो मम्मी का ट्रीटमेंट में किसी चीज़ के लिए जाता है, चलो भाई ठीक है, अच्छी चीज़ के लिए चला गया वो पैसा। और बाद में जैसे ही मुझे पता चला कि यार इसने ड्रिंक करने के लिए पैसा लिया था, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, हमारा इमोशनल करके हमको पैसा निकाल लेते हैं ना। तो वो चीज़ें भी हमको डिसीजन मेकिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। फिर बाउंड्री सेटिंग, व्हेन वी फील अनकंफर्टेबल विद पर्सन्स बिहेवियर, अवर इमोशन अलर्ट अस। If we learn to trust our emotion and feel confident expression, otherwise we can let the person know we feel uncomfortable as soon as we are aware of our feeling. This will help us set our boundaries to protect our physical mental health. जैसे हम किसी के साथ हैं और हमको मतलब एक इमोशनली उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमको भाई ऐसा लग रहा है कि यार ये कुछ फ्रॉड करने वाला है ना, इमोशनली हमके साथ एक अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं कि यार ये बंदा सही नहीं है, नेचुरल नहीं है, कुछ फ्रॉड कर रहा है ना, या कोई हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बात कर रहा है, और हमको उसकी बातें सुनकर तो अच्छा ठीक लग रहा है बातों से, पर हमको एक अंदर से हम बोलते हैं नहीं यार मेरे को अंदर से लग नहीं रहा है कि ये बंदा जेन्युइन है, सही है ना। तो वो हमको एक इमोशनल से पता चल जाता है कि हम अपनी बाउंड्री वहाँ पर सेट कर सकते हैं, भाई हमको इससे कितना क्लोज रिलेशन रखना है, कितना हमको नहीं रखना है। यदि हम इमोशनल लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर हम इमोशनल हमारी फीलिंग है, थॉट है, बातें हैं, वो भी शेयर कर देते हैं। पर यदि हम इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, डीप हमारा कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, मतलब एक ऑफिशियली रिलेशनशिप तक रखते हैं, हाय हेलो तक, बस उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक हमारा बाउंड्री सेट करने में भी इमोशन का हमारा हेल्प होता है। यदि हमारी इमोशनल कनेक्टिविटी, इमोशनल टच अच्छा है सामने वाले के साथ, तो हम अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। तो ये इसमें ये बताए हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन। अवर कम्युनिकेशन हेल्प अस कम्युनिकेट विद अदर्स। फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे a wide range of emotion. If we look sad or hurt, we are सिंगलिंग, मतलब सिंगल है ना, सिंगलिंग टू अदर्स दैट वी नीड देयर हेल्प। यदि हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये जो सामने वाला पर्सन है वो सिग्नल दे रहा है कि भाई इसको
हेल्प या कोई भी नीड की ज़रूरत है ना। जैसे हमारे इमोशन से पता चलता है, पहले क्या होता है इमोशन हमारा फीलिंग जो इंटरनल आती है फिर वो हमारी बॉडी में शो होती है ना। या एक साइंटिस्ट ने बताया कि सेम टाइम पे आता है, एक ने बताया कि पहले फीलिंग आती है पहले इमोशन आता है। तो जो हमारी इमोशन है फिर वो क्या होती है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे शो होती है। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हमारा जैसा भी हमारा इमोशन है वो हमको क्या करते हैं सिग्नल देते हैं सामने वाले को कि सामने वाले का क्या चाह रहा है हमसे, क्या बात करना चाह रहा है, क्या उसका पर्पस है ना। तो एक कम्युनिकेट करने का भी हमारा इमोशन हेल्प करते हैं। कोई यदि कोई कोई किसी को यदि हमारी हेल्प चाहिए तो वो हमसे बात करेगा किसी चीज़ को लेकर के कि भाई, और वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमको पता चलेगा कि भाई इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या किसी का कोई और पर्पस होगा है ना। तो वो भी हमको फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी फीलिंग और इमोशन से दिख जाता है। ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आ जाता है, अभी शायद समझ नहीं आता होगा। तो फिर दूसरा आता है हमारा हैप्पीनेस। When our need, especially emotional need, are met, we feel happy. Our emotion and feeling let us know. Let us know when we unhappy and happy, and when something is missing or needed. यदि हैप्पीनेस हमारी जो भी इमोशनल नीड है वो फुलफिल हो जाती है, वो सब हमको मिल जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं। और उसी की जगह जो भी हमारी इमोशनल नीड है वो हमको नहीं मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं अनहैप्पी हो जाते हैं और अनसेटिस्फाई उस चीज़ से हो जाते हैं। तो ये भी हमारा इसमें इम्पोर्टेंस होता है इमोशन का। उसके बाद है आपका यूनिटी। द इमोशन ऑफ एम्पैथी, कंपैशन, cooperation and forgiveness have potential to unite us as sepsis ए सेप्सिस। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं जिससे हमारा यूनिटी होता है। इन अदर वर्ड इमोशन डिटरमाइन पर्सनल वाइबिलिटी, जो आपकी पर्सनल वाइबिलिटी है उसको भी डिटरमाइन करता है। प्रिपेयर अस फॉर एक्शन, एक्शन लेने के लिए भी हमको प्रिपेयर करता है इमोशन। जैसे हमने बताया था कि हमारा किसी भी गोल को या किसी भी चीज़ को लेकर एक इमोशनल कनेक्ट है तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे कि ये KGF मूवी में दिखाया कि भाई उसकी माँ है वो पैसों को चलते उसकी डेथ हो गई थी, मर गई थी, वो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करा पाया था कि उसके पास पैसा नहीं था। तो हाँ ऐसा कुछ था, ये समझ के चलो नहीं भी होगा तो फिर उसने कहा कि भाई मैं एक दिन इतना सोना लेकर के आऊँगा कि सबको दुनिया का पूरा सोना ला के तेरे चरणों में रख दूंगा, है ना। तो एक इमोशनल कनेक्ट था। ऐसी और भी मैंने पहले स्टोरी सुना है, वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है हमारा। तो इसमें आपका इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। प्रिपेयर फॉर एक्शन, जो कि आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। फिर वो आपका कुछ भी फैमिली नीड हो सकता है, आपका कोई पर्सनल इमोशन हो सकता है, कोई पर्सनल कनेक्शन हो सकता है। शेप अवर बिहेवियर, आपके बिहेवियर को भी शेप करता है ना। आपका बिहेवियर भी फिर टूवर्ड उसी की तरफ होगा प्रॉपर तरीके से। आपका बिहेवियर भी रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में भी रेगुलेट करेगा। यदि आपके अंदर इमोशनल फीलिंग नहीं होंगे तो आप लोगों के साथ रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं बना पाएंगे, फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन नॉन वर्बली, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको भी फैसिलिटेट करता है, उसको भी इस्टेब्लिश करता है। फैसिलिटेट एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड दस डेवलपमेंट, एडल्ट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसको भी फैसिलिटेट करता है और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मेक लाइफ बोर्थ लिविंग बाय एडिंग वैल्यू टू एक्सपीरियंस, आपकी जो लाइफ है उसमें भी बोर्थ ऐड करता है और लिविंग में वैल्यूज वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह भी ऐड करते हैं हमारे इमोशन। अलाउ अस टू रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबली टू अवर इन्वायरमेंट अप्रोचिंग गुड अवॉइडेंस बैड, हमारे जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी हम फ्लेक्सिबल डिसीजन ले सकते हैं इमोशन के हिसाब से। भाई क्या अप्रोच मेरे लिए गुड है, क्या बैड है, क्या मुझे अवॉइड करना है, किस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करना है। हैव ए सेंट्रल प्लेस इन मोरल एजुकेशन एंड मोरल लाइफ थ्रू कंसाइंस एम्पैथी एंड मैनी स्पेसिफिक मोरल इमोशंस सच एज shame, गिल्ट एंड रेमर्स। कुछ जैसे मोरल
इमोशंस होते हैं, इससे भी हमारा सेंट्रल एजुकेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं हमारी मोरल लाइफ में, कंसाइंस वगैरह, एम्पैथी वगैरह रखना एक दूसरे के साथ। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इमोशनल उनसे कनेक्ट करते हैं, कोई जैसे स्टोरी वगैरह सुनाया हमको तो हम उसमें क्या हो रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी थॉट फीलिंग सब कुछ आ जाती हैं, तो हम उससे लर्न करते हैं, हमारा सीखते हैं ना, थ्रू कंसाइंस। मतलब कुछ भी मोरल ऑफ स्टोरी है, मोरल ऑफ लाइफ है, कोई समरी वगैरह है, तो उससे भी हम लर्न करते हैं। और एम्पैथी एंड मैनी स्पेसिफिक मोरल इमोशंस सच एज सेम, गिल्ट एंड रिमर्स, है ना। तो सेम होता है, किसी चीज़ को गिल्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, ये सब आ जाता है आपका। उसके बाद हम कल के लेक्चर में समझेंगे स्टेप ऑफ इमोशन कंट्रोल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।